वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग आज पार्ट थर्ड करने वाले हैं। पार्ट थर्ड, ओके, ये आपका पार्ट थर्ड है। बिहार वस्तुनिष्ठ जो मनीष रंजन सर की बुक है उससे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं उसका रेगुलर पेज बाय पेज। आज हम लोग पेज नंबर 94 टू 98 देखेंगे। ये पार्ट 3 है। पेज नंबर 94 टू 98 सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बीपीएससी, सीडीपीओ, एसआई सभी के लिए बिहार की सभी प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हाँ, जो भी छात्र छात्राएं नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आप लोगों का कहना रहता है कि डेली तो वीडियो आ ही रहा है। कभी बिहार सामान्य ज्ञान का या फिर कभी ऑब्जेक्टिव का, कभी एनसीईआरटी सार संकलन का। अब एक दिन में 2, 4, 5, चूँकि मेरी भी व्यस्तता होती है, बहुत सारे काम होती है, जिस कारण से अब दिन में 2-3 वीडियो में नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा और फास्ट करने का। और ये मेरी एक छोटी सी पहल है आप लोगों के लिए, वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिनको पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध हर समय नहीं हो पाती है, क्योंकि वो सुदूर इलाका या गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वैसे छात्र छात्राओं के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके द्वारा भी और लोगों का मदद हो सके। वीडियो अच्छा लगने पे लाइक जरूर करें। चलिए आते हैं हम लोग। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है क्या है? किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था? किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था? तो इसमें दोनों थे, आपके बाल गंगाधर तिलक भी थे और एनी बेसेंट, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। ठीक है, आपका क्वेश्चन का 30 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्या है? भारत में होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो ये आपका हुआ था 1916 में। भारत में होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। आइए, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पटना में हुई थी। 32 का हो जाएगा ए। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में ही हुई थी। 1916 ईस्वी में, चूँकि पूरे भारत में 16 में, तो आपका बिहार में भी, पटना में भी 16 में ही हुई थी। 33 का आंसर हो गया आपका ए। 34 देखते हैं, बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे श्री कृष्ण सिन्हा थे क्या? नहीं, मौलाना मजरुल हक। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। मजहरुल हक होम रूल लीग के क्या थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे। 34 का आपका आंसर हो गया बी। बिहार में स्थापित होम रूल लीग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था खान बहादुर सरफराज हुसैन और राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ए और बी आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, तो 35 का आपका आंसर हो गया डी। आइए 36 देखते हैं। बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था सचिव बैद्यनाथ नारायण सिंह एवं चंद्रवंशी सहाय, दोनों को। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ए एवं बी दोनों को। एनी बेसेंट कब पटना आई थी? तो एनी बेसेंट 1914 ईस्वी में शायद पटना, नहीं 1918 में आई थी। एनी बेसेंट पटना कब आई थी?
तो 1918 ईस्वी में आई थी। एनी बेसेंट कब पटना आई थी? तो 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट पटना आई थी। ठीक है, एनी बेसेंट पटना कब आई? तो 1918 ईस्वी में आई थी। पूरे बिहार में होम रूल लीग की प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 38 नंबर, बिहार के किस जिले को छोड़कर होम रूल लीग का प्रचार हुआ? तो चंपारण जिले को छोड़कर वैशाली, सारण, मुंगेर ये सभी जिलों में हुआ। ठीक है, तो आपका 38 का आपका आंसर हो जाएगा ए। आइए 39 देखते हैं। 39 क्या है आपका? चंपारण किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? सबको पता है चंपारण नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। निम्न में से कौन नील की खेती का प्रकार है? तो जिरात हो है और असामीवार भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ए एवं बी। आंसर हो गया आपका ये। अब आइए डैश, कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन को क्या बोलते थे? जिरात बोलते थे। ठीक है, बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ में शायद 42 का आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की बसावन सिंह ने। ठीक है, 42 का आपका आंसर हो गया सी। अब आइए 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना कब से अनिवार्य हो गया? तो ये आपका हो गया 1865, 67, 71 आपका 1867 ईस्वी से। ठीक है, आपका 1867 ईस्वी से ये हो गया। ठीक, 3 कट्ठा करना था। पहले क्या था? 5 कट्ठा था, बीघा में 5 कट्ठा। अब आइए 3 कठिया यानी 43 का आपका आंसर हो गया बी। 3 कठिया प्रणाली किस फसल की कृषि से संबंधित थी? तो 3 कठिया प्रणाली जो थी वो संबंधित थी नील की फसल से। 44 का आपका हो गया ए। 3 कठिया प्रणाली कहाँ के किसानों के शोषण का मुख्य कारण रहा? सबको पता है चंपारण के किसानों के शोषण का मुख्य कारण रहा। 1867 ईस्वी से पूर्व किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था? 6 रुपया 50 पैसा, और इसके बाद हो गया था 13 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो आपका 46 का आंसर हो गया आपका सी। बंगाल के नील उत्पादकों ने कब आंदोलन किया था? तो ये 1860 या 58। 47 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1860 में। 1860 में 47 का आपका हो गया डी। आइए, किसके नेतृत्व में बंगाल के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? किसके नेतृत्व में बंगाल के नील उत्पादकों ने नील विद्रोह किया था? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। चलिए 1866 से 1888 ईस्वी तक बिहार के किस जिले के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? तो ये हो जाएगा आपका चंपारण और दरभंगा दोनों, यानी कि बी और सी। आपका 49 का हो जाएगा आंसर डी। 49 का आंसर हो जाएगा, सॉरी ये आपका, एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1866 से 1888 तक बिहार के किस जिले के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया? तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा बी, चंपारण। पैन खर्च किस फसल पर वसूला जाता था? तो ये पैन खर्च किस फसल पर वसूला जाता था? तो नील के फसल पर, यानी कि 50 का आपका हो जाएगा सी।
निम्न में से कौन सा कर नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था? तो वो था पैन खर्च, 3 रुपया लिया जाता था। सलामी प्रति बीघा कितने रुपए की दर से वसूला जाता था? तो ये भी 52 का आपका 3 रुपया ही वसूला जाता था। निम्नलिखित में से कौन कर प्रति 1 रुपये मालगुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाता था? ये आपका 53 का हो जाएगा बांध बेहरी। तो बांध बेहरी आप लोगों को पता ही होगा कि किस प्रकार का टैक्स था, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर इसके भी विवेचना चाहिए तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि आप लोग को अगर समझ में नहीं आए। फिर भी मैं बांध बेहरी के बारे में बता दूं। बांध बेहरी एक प्रकार का कर था। यह प्रति 1 रुपया मालगुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाने वाला कर था, जो पैन खर्च की तरह सिंचाई के लिए लिया जाता था। ये भी एक तरह का सिंचाई खर्च ही, बांध बांधने का जो देखते हैं बांध बेहरी है, ये भी एक तरह का सिंचाई खर्च था। निम्न में से कौन सा कर कृषकों से हल के बदले सालाना लिया जाता था? हल के बदले जो लिया जाता था वो क्या था? बेठ माफी होगा। बेठ माफी क्या है? बेठ माफी वो कर है जो कृषकों से हल के बदले 3 रुपया सालाना लिया जाता था। हल रखने के बदले 3 रुपया सालाना लिया जाता था, ईयरली लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है बेठ माफी सालाना कृषकों से कितना लिया जाता था? तो मैंने ऊपर बता दिया 3 रुपया लिया जाता था। बेठ माफी कितना लिया जाता था? 3 रुपया लिया जाता था। देखते हैं निम्न में से कौन उत्तराधिकारी कर था? उत्तराधिकारी कर कौन था? तो बपही पुतही। बपही पुतही क्या था? तो यह एक प्रकार का उत्तराधिकारी कर था। यदि कोई किसी के पूर्वज चले जाने के बाद इनको देना पड़ता था आपको, जो कि अधिकारी थे, बपही पुतही कर उनको देना पड़ता था। उत्तराधिकारी का ये कर था। यह एक तरह का उत्तराधिकारी कर, आप ये बोल सकते हैं, जो रैयत के मर जाने के बाद जायदाद हस्तांतरण होता है के लिए उसके वारिस से लिया जाता था। मान लीजिए किसी के पूर्वज चले गए तो वो जायदाद उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा ना। जैसे मेरे पिताजी चले गए तो हमें मिलेगा, मैं चला जाऊंगा मेरे पे। तो इस तरह से क्या कि आने वाले, जैसे कि आपके दादाजी से आपके पिताजी से आप पे आएगा। मतलब उत्तराधिकारी ट्रांसफरेबल, मतलब ट्रांसफर जो होता था, मतलब आने वाले पीढ़ी को जो हस्तांतरण की जाने वाली अपने संपत्ति का दायित्व का अधिकार उत्तराधिकारी के लिए ये लोग कर लेते थे। वो कर था आपका बपही पुतही कर, जिसमें उत्तराधिकारी का वो मिलता था। निम्न में से कौन सा कर लड़की की शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपए की दर से लिया जाता था? निम्न में से कौन सा कर लड़की की शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपए की दर से लिया जाता था? आपको बताना है यहाँ पे। तो मरवन कर था। कौन था? मरवन कर। मरवन कर ऐसा कर है जिसमें यह लड़की की शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपए की दर से लिया जाता था। इसमें कितना था? 1 रुपीज के दर से ये लोग लेते थे। निम्न में से कौन सा कर किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपए की दर से वसूल किया जाता था? तो विधवा के बदले जो था वो कर था आपका सगौड़ा। ये है आपका सगौड़ा में क्या होता था? इसमें सगौड़ा में यह कर किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपए की दर से वसूल किया जाता था। याद रखिएगा यहाँ कितना है? 5 रुपए की दर से वसूल किया जाता था सगौड़ा। निम्न में से किसकी पेराई हेतु कोल्हू रखने के लिए 1 रुपए की दर से कर लिया जाता था? कोल्हू के लिए भी 1 रुपया की दर से
कर लगता था। तो कोल्हू क्या करता है, कौन सा कर होगा, किसके लिए होगा बताइए। कोल्हू यानी कि तेल अथवा ईख की पेराई के लिए कोल्हू रखने वाले से 1 रुपया की दर से। तो क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ए, तीसी के लिए। किसके लिए, तीसी के लिए। वैसे कोल्हू का काम गन्ना का काम तो नहीं है, तेल पेराई का काम करने के लिए, और गन्ना का भी काम कोल्हू से होता था, ईख की पेराई के लिए भी। तेल अथवा ईख की पेराई के लिए कोल्हू रखने वाले से 1 रुपया वसूला जाता था। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 है, तो आप यहाँ पे टिक मारेंगे। 59 का आपका आंसर हो जाएगा ए, तीसी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाट छपी कर निम्न में से किसकी बिक्री पर वसूल किया जाता था। तो ये था दूध। बाट छपी जो था दूध और तेल, बी और सी दोनों हो जाएगा। दूध, बाट छपी कर जो है दूध एवं तेल दोनों की बिक्री, यानी कि बी एंड सी आंसर हो जाएगा आपका डी। आपका 60 का आंसर हो जाएगा डी। अब आइए 61। निम्न में से कौन सा कर रैयतों को कोठी वालों की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था। माने अगर कोठी वाले बीमार हो गए तो उसके लिए भी कर देना पड़ता था रैयतों को। उसको बोलते हैं हम लोग हावड़ी, हावही कर, हावही कर। हावही कर क्या था, इसमें कोठी वालों को बीमारी के लिए खर्च के लिए देना पड़ता था रैयतों को, हावही कर, हावही कर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर मालगुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था। अब इतना तो दे ही रहे थे मालगुजारी का, वहां पीछे भी दिए हैं। यहाँ पे क्या था, मालगुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था। 1 आना प्रति, ये था आपका सरीदावन, सरीदावन कर। क्या था, सरीदावन कर, यानी कि 62 का आपका आंसर हो जाएगा डी। कब मिलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई। मिलहों के, मिलहों होगा ऐसे, मिलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई। 63 का हो जाएगा 907 से 1907 टू 08, 1907 से 8। ठीक है, 1907 से 8 आपका आंसर हो गया। इसी समय इन लोगों ने गुप्त संगठन का स्थापित किया था, गुप्त संगठन का स्थापना किया था। 63 का हो गया आपका बी। आइए 64 देखते हैं। किस समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की ओर खींचा गया था। तो ये महेश नारायण की बिहाड़ी। आपका आंसर हो जाएगा सी, बिहाड़ी। ठीक है, इसके लिए प्रताप भी लिखे थे, जिसमें कि चंपारण में अंधेरा नामक, और दूसरा था आपका बिहाड़ी। बिहाड़ी नामक समाचार पत्र महेश नारायण की है। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया था बिहाड़ी में। 64 का आपका आंसर हो गया सी। 65 आइए, बिहाड़ी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में लिखा। तो महेश नारायण ने लिखे हैं। कब लिखा था, तो महेश नारायण ने 1907 से 8 में अत्याचार के खिलाफ गुप्त संगठन गुप्त संगठन का स्थापना जो हुआ था, उसमें महेश नारायण ने बिहाड़ी नामक समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, किसने गांधी जी को नील के किसानों की स्थिति से अवगत कराई। सबको पता है, राजकुमार शुक्ल, इलाहाबाद की सम्मेलन में, इलाहाबाद की, लखनऊ के सम्मेलन में। कहाँ मिले थे वो, लखनऊ में ही मिले थे ना। मतलब ये राजकुमार शुक्ल जो उनसे मिले थे, लखनऊ में ही मिले थे। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी से वो मिले थे,
और दिसंबर 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में ये आपके राजकुमार शुक्ल भी गए थे, तो वहीं पे वो मिले थे राजकुमार शुक्ल से 1916 में दिसंबर में। ठीक है, नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ल ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया? तो यहाँ पे उन्होंने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 67 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यही ना है। कानपुर में जो मिला गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रताप के संपादक थे उनसे मिले थे, और इन्होंने ही छापा था क्या, चंपारण में अंधेरा। क्या छापा था? चंपारण में अंधेरा, चंपारण में अंधेरा। और गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पे ही वो गणेश शंकर विद्यार्थी के सलाह पर या कहने पर ही राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने साबरमती आश्रम पहुंचे थे, लेकिन वहां पे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। तब बाद में फिर वो दिसंबर 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में मिले। ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट आते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र के संपादक थे? मैंने यही बताया, प्रताप। और जिन्होंने लिखा था क्या, इसमें छापा था 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या छापा था? चंपारण में अंधेरा नामक लेख का प्रकाशन किया था। राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ है? तो सतबड़िया में हुआ है। कहाँ हुआ है? सतबड़िया। गांधी जी का चंपारण मोतिहारी पहुंचे, यानी गांधी जी चंपारण यानी मोतिहारी कब पहुंचे? तो आपको इसका जवाब देना है। 70 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 15 अप्रैल 1917। कब पहुंचे चंपारण? तो 15 अप्रैल 1917 को। वो दिन क्या था? रामनवमी प्रसाद के साथ। रामनवमी प्रसाद के गांधी जी रामनवमी प्रसाद के साथ 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुंचे, जहां मोतिहारी के प्रमुख अधिवक्ता गौरव प्रसाद गांधी जी को अपने घर लेके गए थे। चलिए, हो गया। अब देखते हैं 71 नंबर जो है, कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया? कमेटी का गठन कब किया गया? तो कमेटी का गठन किया गया 10 जून 1917 को। 10 जून 1917 को कमेटी का गठन हुआ। और इस जांच कमेटी में महात्मा गांधी जी भी सदस्य थे, याद रखिएगा। 10 जून 1917 को। निम्न में से कौन चंपारण के किसानों पर गठित जांच समिति का सदस्य था? तो कौन था? महात्मा गांधी। 72 का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी। चंपारण के किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट को कब सार्वजनिक किया गया? तो ये सार्वजनिक किया गया था 18 अक्टूबर 1917 को सार्वजनिक किया गया था। 73 का आपका हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? तो यहाँ क्या आया? 3 कठिया प्रणाली का अंत हुआ, रैयतों का लगान घटा, अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह तीनों चीज हुआ था, यानी आंसर हो जाएगा डी। 74 का आपका आंसर हो जाएगा डी। आइए 75 देखते हैं, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु हुई 20 मई 1929 को। 20 मई 1929 को मोतिहारी में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्य एवं अहिंसा का सत्याग्रह सफल हुआ, जो कि इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। और इनके नाम से 2 डाक टिकट भी पब्लिश हुई थी, याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल आपका 75 का हो गया सी। 20 मई 1929। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया? मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध किसने किया था खिलाफत? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 76 का बी, तुर्की ने।
तुर्की ने किया था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन आपका हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। यानी आपका ऑप्शन 77 का हो जाएगा बी। 78 आइए, इसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो महात्मा गांधी। 78 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो अखिल भारतीय खिलाफत का सम्मेलन आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, आगरा में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ था। 79 का हो जाएगा ए। आइए 80, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा का आयोजन हुआ था? 30 नवंबर 1919। 80 का हो जाएगा आपका डी। 30 नवंबर 1919 में। अब आइए, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। हसन इमाम 81 का बी। आइए 82, खिलाफत आंदोलन के दौरान कब पूरे बिहार में हड़ताल हुई थी? पूरे बिहार में जो हड़ताल हुई थी 19 मार्च 1920 में ही हुई थी शायद। हाँ, 19 मार्च 1920 में। 82 का हो गया आपका ए। 83 आइए, अप्रैल 1920 ईस्वी में किस खिलाफत नेता का पटना में आगमन हुआ था? किसका हुआ था? मौलाना साद, मौलाना जौहर अली, हसन इमाम। इसमें मौलाना शौकत अली है क्या? डी। 83 का होगा डी, मौलाना शौकत अली। 83 का हो गया आपका डी। 84 देखते हैं, निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? तो इसमें हमको लगता है ए बी सी तीनों थे। डी। 84 का हो जाएगा आपका 84 का हो जाएगा डी। राजेंद्र प्रसाद भी थे, मोहम्मद शफी भी थे और धरणीधर प्रसाद भी थे। यानी 84 का आपका हो गया डी। अब आइए 85, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका अधिवेशन हुआ था 12वां अधिवेशन 1920 में। क्या हुआ था? 85 का हो जाएगा सी। 1920 में हुआ था। 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये शायद भागलपुर में हुआ था। 86 का आपका हो जाएगा बी। 12वां अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 87 का हो जाएगा सी। 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किसने असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे? शाह मोहम्मद जुबैर थे क्या? 88 का हो जाएगा आपका बाबू धरणीधर। बाबू धरणीधर ने प्रस्ताव असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 88 का आपका हो जाएगा बी। आइए 89, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका 89 का हो जाएगा आपका डी। यानी कि शाह मोहम्मद जुबैर भी किए थे अनुमोदन, गुलाम इमाम और बाबू गौरव प्रसाद, ये तीनों ने। यानी कि 89 का आपका हो गया डी। शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम, बाबू गौरव प्रसाद, ये लोग किए थे अनुमोदन प्रस्ताव का, सहयोग संबंधी प्रस्ताव का।
कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व देश के किस प्रांत ने असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया था? तो बी और सी, गुजरात और बिहार। बी और सी यानी आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये दो प्रांत थे जो कलकत्ता वार्षिक अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर लिया था। असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति, यानी 90 का आपका आंसर क्या होगा? डी। असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्य कौन थे? 91 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मौलाना मजरुल हक। मौलाना 91, एक मिनट देखने दीजिए थोड़ा, डी हो जाएगा। शाह मुहम्मद जुबैर भी थे, मौलाना मजरुल हक भी थे और राजेंद्र प्रसाद, तीनों थे, ठीक है ना। तो 91 का आपका आंसर हो गया डी। अब आइए 92 क्या है? किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया? तो ये था आपका कलकत्ता। 92 का आपका हो जाएगा डी, कलकत्ता में ही, कलकत्ता अधिवेशन में ही असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था, कलकत्ता। किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण स्वीकृति मिली थी? तो ये था आपका, मेरे ख्याल से नागपुर था क्या? 93 का हो जाएगा आपका सी, नागपुर में मिला था स्वीकृति पूरी तरह से। कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे कलकत्ता के। 94 का आपका हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय कलकत्ता के अध्यक्ष थे, कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 94 का हो गया बी। 95 आइए, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से किसने नाम वापस ले लिया था? तो ये थे, ये तीनों, गौरख प्रसाद भी, मोहम्मद शफी भी और मौलाना। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया था गौरख प्रसाद, मोहम्मद शफी और मौलाना मजरुल हक, यानी आंसर हो जाएगा डी। 95 का आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आइए 96, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो कृष्ण सिंह भी छोड़ दिए थे, मथुरा प्रसाद भी छोड़ दिए थे, दीप नारायण सिंह, ये तीनों छोड़ दिए थे। आंसर हो जाएगा डी। 96 का हो जाएगा आपका, 96 का डी। कब गांधी जी बिहार आए? उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया, तो 1921 में। 97 का हो जाएगा आपका सी, 1921 में। बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो मौलाना मजरुल हक को बिहार विद्यापीठ का कुलपति नियुक्त किया गया था। 98 का हो जाएगा आपका, 98 का बी। 99, बिहार विद्यापीठ के प्रति कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? शफी इमाम को शायद किया गया था। 99 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ब्रज किशोर प्रसाद को प्रति कुलपति नियुक्त किया गया था। 99 का हो गया ए। अब आते हैं 100वां नंबर पे, क्वेश्चन पे। 100, 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर गांधी जी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। 100 का हो जाएगा डी। अब आइए, जुलाई 1922 तक कहाँ केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे? तो वो था मुंगेर, बी। 101 का हो जाएगा आपका बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन थे? इसके संयोजक थे 102 के हो जाएंगे आपके श्री कृष्ण सिंह, 102 के ए हो जाएंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स कब पटना आए? 22 दिसंबर 1921 को।
103 का हो जाएगा डी। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था शायद रांची में हुआ था, रांची। 104 का हो जाएगा आपका, सॉरी, हजारीबाग। क्वेश्चन मिस जाता है, सॉरी। इसका आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। 104 का आपका हो जाएगा आंसर डी। 104 का आंसर डी। अब आइए, बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 16वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बिहार छात्र सम्मेलन मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बी। 105 का आपका हो जाएगा, 105 का आपका हो जाएगा सी, सरला देवी। बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन का अध्यक्ष सरला देवी थी। 105 का आपका हो गया, 105 का सी। सरला देवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना मजरुल हक का संबंध किस समाचार पत्र से था? बताइए आप इसका आंसर। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका? द मदरलैंड से। किससे हो जाएगा? द मदरलैंड, मौलाना मजरुल हक। 106 का आपका आंसर हो जाएगा ए। आइए 107, चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922। आपका 107 का आंसर हो जाएगा बी। आइए 108, चौड़ी चौड़ा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? सोचिए आप लोग तक, किस जिले में स्थित है? तो ये गोरखपुर जिले में स्थित है। आपका 108 का हो जाएगा सी। किस आंदोलन की समाप्ति चौड़ी चौड़ा के बाद हुआ था? तो वो असहयोग आंदोलन ही है, जिसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे इनके समर्थकों ने पुलिस थाना में घुसकर वहां आगजनी कर दी थी, वहां के सिपाहियों को जला दिया था। 26 या 23 था। चलिए, तो 109 का आपका आंसर हो गया बी। आइए 110, 110 को देखते हैं। कब बसावन सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य बने? तो बसावन सिंह, जो कि देखे था यूनियन, लेबर यूनियन का सुभाष चंद्र बोस के उससे कहने के अनुसार उन्होंने स्थापना की थी, तो वही बसावन सिंह है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य ये कब बने? तो ये 1925, यानी कि 110 का आपका आंसर हो जाएगा डी। डी। निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल था? संपूर्ण मदिरा, ये था ही। विनिमय दर में कमी, ये था ही। वेतन में कटौती, ये था ही। तो क्या हो जाएगा? तीनों, यानी कि डी। 111 का हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल नहीं था? विदेशी वस्त्रों के आयात पर रोक, नमक कर का उन्मूलन नहीं था, ये था। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सेना में, ये नहीं था। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 1112 का आपका हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। बाकी ये भी था, सेना संबंधी व्यय में 50% कटौती करने के लिए बोला था उन्होंने। 113 में देखते हैं, गांधी जी के प्रस्ताव इरविन द्वारा नहीं माने जाने के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। 113 का हो जाएगा सी। आइए, गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी? तो 78।
आपका 114 का हो जाएगा डी, 114 का हो जाएगा डी। 115 यानी 115 का आपका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गांधी जी ने कब दंडी यात्रा प्रारंभ की थी? 12 मार्च को, शायद 12 मार्च 1930। 115 का आपका हो जाएगा ए, क्योंकि अप्रैल में। गांधी जी कब साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे? कब पहुंचे? तो 31 मार्च अप्रैल, 6 अप्रैल 1930, 24 दिन लगा था। 6 अप्रैल 1930, बी हो जाएगा। 116 का आपका हो जाएगा बी। तो आज का यह सेशन आपका होता है समाप्त। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होने के कारण मैं धीरे धीरे आज बोला हूँ और स्लो आंसर किया है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगले सेशन में मैं तेजी से बोलूँगा और फटाफट आप जो बोलते हैं फास्ट बोल के आंसर कराने का मैं कोशिश करूँगा, करवाऊँ। लेकिन जो भी हो, आप इस सेशन को शुरू से अंत तक देखें, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूँगा कि मॉडर्न इंडिया का घटना चक्र के जो भी इम्पोर्टेंट पूछे गए प्रीवियस 3 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसे भी करूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप डेली बोलेंगे तो सभी सब्जेक्ट का मैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो को बनाने में भी समय लगता है। रिकॉर्डिंग कीजिए, अपलोड कीजिए, एडिटिंग कीजिए, फिर जाके टैग वगैरह बहुत चीज़ है। तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम पर डे एक वीडियो को डालूँ। चलिए फिर एक बार आप लोगों से है, जो भी छात्राएँ नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, जब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इसका लाभ और लोगों को भी आपके द्वारा भी मिल सके। मेरी एक छोटी सी कोशिश है वैसे छात्राओं के लिए जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, उनके पास पठन की सामग्री अवेलेबल सब समय नहीं हो पाती है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, लाइक भर भर के करें ताकि वीडियो बनाने में मज़ा आए।